तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कर्ण कामनी। दोस्तों, तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं नितिन कुमार आप सभी के लिए एक और नई आप बीती सुनील जी के माध्यम से सुना रहा हूँ। ये कहानी मेरी बहन की है। गोपनीयता की वजह से उसका नाम और जगह का नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगा। वो मेरी किसी रिश्तेदार की बेटी है और उम्र में काफ़ी छोटे होने की वजह से और हम भाइयों में कोई बहन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लाडली भी है। उसे मैं यहाँ छोटी इस नाम से ही पुकारूँगा। बात आज से लगभग 5 या 6 साल पुरानी है। तब वो स्कूल में पढ़ा करती थी। नवरात्रों की बात है। उसके स्कूल के टीचरों के साथ ग्रुप जाने वाला था कैंपिंग का किसी जगह पर। कुछ 15 से 20 बच्चे थे और 6 टीचर। घर से उसे जाने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जा रही थी, पर फिर भी वो घर वालों को मनाकर परमिशन फॉर्म पर सिग्नेचर करवा के कैंपिंग के लिए अपने स्कूल ग्रुप के साथ चली गई। उस दिन उन्होंने जगह जगह बहुत घूमा और रात के लिए किसी जगह पर कैंपिंग लगाने के लिए रुक गए। वहाँ देखा तो और भी बहुत से स्कूलों के बच्चे और टीचर भी अलग अलग जगह से आए हुए थे। सबके कैंपिंग का अपना अपना दायरा था। रात का खाना खाने के बाद छोटी अपनी 3 सहेलियों के साथ भूतों की आवाज़ निकालते हुए सबके कैंप के पास जाकर सभी को डरा रहे थे। सभी अपनी जगह मस्ती कर रहे थे, पर कुछ देर बाद बीच रात में एक लड़की उनके पास आ गई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम दूसरे स्कूल की हो? उसने बस हाँ में सिर हिलाया। फिर क्या था, सब आपस में मस्ती करते रहे, पर टीचर के डांटने पर वह चारों भी अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। पर वो 5वीं लड़की कब कहाँ चली गई उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद टीचर की डांट सुनकर वो लड़की भी अपने कैंप में चली गई होगी। उसके बाद छोटी जब घर आई तो कुछ दिन बाद उसका बर्ताव घर में बदला हुआ था। उसकी मम्मी बताती थी कि वह चुपचाप बैठी रहती है, ज़्यादा बात भी नहीं करती, कभी कहीं खोई हुई लगती है, खाना भी समय से नहीं खाती और उसे हमेशा बुखार रहता है। रात बार बार डर कर उठ जाती है। अब बात ऐसी है कि छोटी और उसकी मम्मी अपने घर में अकेले रहते हैं। उसके पिता की नौकरी बाहर ज़िले में है और उसका भाई भी दूसरे शहर में पढ़ाई करता है। ये बातें वो मुझसे अक्सर शेयर करा करती थी, तो मैं कहता था कि शायद वो बीमार होगी या फिर कैंपिंग के समय किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। पर उसकी मम्मी का कहना था कि ऐसा उन्हें नहीं लगता। ऐसा मुनासिब भी था क्योंकि छोटी बहुत ही चुलबुली, खुश मिजाज और बातूनी है। मैं भी तभी दिवालों की तैयारी में लगा हुआ था और इसलिए मैं उनके घर जा नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि मैं दिवाली के बाद भाई दूज के दिन उनके घर आ जाऊंगा। ऐसे ही फिर समय बीता और भाई दूज के दिन मैं कुछ दिन ठहरने की मन से उनके घर चला गया। पर उस वक्त छोटी में मैंने कोई भी अजीब बात नहीं देखी। बस उसकी आंखों के आसपास काले घेरे पड़ गए थे और वो कमज़ोर भी लग रही थी। बाकी तो उसका व्यवहार एकदम सामान्य था। मैंने उसे छूकर नहीं देखा था और ना ही ऐसी कोई उसी की जांच की थी। बातों ही बातों में मुझे छोटी की मम्मी ने बताया कि ये कुछ दिनों से घर में किसी के होने की बात करती है। कभी कहती है कि घर के हॉल में कोई है, तो कभी छत में कोई है, और अब ये पूजा पाठ भी नहीं करती। शाम होने के वक्त जब मैं दिए जलाती हूँ तो ये मुझे दिए भी नहीं जलाने देती, जबकि हर दिन छोटी बिना बोले सुबह शाम पूजा पाठ और दिया बत्ती कर दिया करती थी। मैंने फिर छोटी को बुलाकर पूछा तो उसने मुझे ये बताया, भैया एक रात की बात है, मैं मम्मी के बाजू में सो रही थी, तब बिजली चली गई थी। सारे घर में अंधेरा था। किसी के शुक-शुकाहट की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तभी अचानक मुझे कहीं से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। शुक-शुकाहट और पायल की आवाज़ लगातार आती रही।
वो आवाज़ जैसे मुझे नींद से जगाना चाहती हो। मैं एक करवट लेकर सोई हुई थी। मैंने टटोलकर अपना फ़ोन उठाया और फ्लैशलाइट जगाई तो हल्के उजाले में देखा कि अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे। वो काली साड़ी में अलमारी के ऊपर दोनों दोनों हाथ आजू बाजू रखे और पैर नीचे लटकाकर पैरों को हिला रही थी। मैंने जब लाइट उसकी ओर की तो वो हंसते हुए अलमारी से सीधे मुझ पर कूद गई। मैं चीख पड़ी और मैंने डरकर मम्मी को जगाया। मैंने उसे सब बताया तो मम्मी ने कहा कि शायद मैंने कोई सपना देख लिया होगा। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई और मैं मम्मी से सटकर सो गई। मैंने छोटी के घर की और उसकी पूरी जांच की, पर घर में किसी भी गलत शक्ति का होने का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था। छोटी पर भी किसी तरह का प्रभाव दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैंने अपने तरीके से उनके घर की शुद्धि कर दी। मैं वहाँ कार्तिक दशमी तक रुकने वाला था, क्योंकि एकादशी को हमारे मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती थी, तो मुझे वापस मंदिर आना पड़ता। मुझे अभी भी पूरी तरह से याद है कि दशमी की रात मैं उनके घर में ही एक कमरे में सोया हुआ था और मेरी ये आदत है कि मैं कम से कम उजाला रखकर सोता हूँ। शायद आधी रात हो चुकी थी। मुझे उनके घर के छत पर किसी के दौड़ते हुए पैरों की आवाज़ आ रही थी और फिर वही आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं करवट से सीधा होकर सो गया और एक झपकी ही लगी होगी कि तभी मेरे सीने पर वजन महसूस हुआ। मैं हिल नहीं सकता था और कुछ मुंह से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक कोई मेरा गला दबाने लगा। हल्की खुली आंखों से देखा तो वो एक औरत थी, जिसके बाल उसके चेहरे से लटकते हुए मेरे मुंह के सामने गिर रहे थे। उसके खुरदुरे हाथ और पैने नाखूनों की रगड़ें मैं अपने गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। उसकी हाथों का स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। वो मेरे गले को दबोचे हुए मेरे सीने पर बैठी हुई थी। मैं झटपटाना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। वो बार बार गले पर पकड़ मजबूत करती थी और फिर अपनी पकड़ एकदम से ढीली कर देती। उसके मुंह से बस इतनी आवाज़ ही आ रही थी। वो मुझे थोड़ा सांस लेने देती और मेरा गला फिर से ज़ोर से दबा देती। मैंने फिर अपनी इष्ट काली माँ का स्मरण किया और फिर बहुत ज़्यादा कोशिश कर टूटी फूटी आवाज़ में ही पुकारा, माँ। तभी एक दृश्य देखा। वो माया था या सत्य मैं नहीं जानता, पर मैंने अपनी बोझल आंखों में ही एक अद्भुत दृश्य देखा कि उनके घर के मुख्य दरवाजे से उनका शरीर ऊंचा और पुष्ट और बलवान था। वो हॉल को पार करते हुए कमरे को आते हुए उस जगह तक चली आई जहां मैं सोया हुआ था। आपको इमेजिन करने के लिए बता दूं कि जैसे हमने तमिल मूवी में देखा है कि कोई दिग्गज महिला क्रोध में पटकते हुए दरवाजे को हाथ पर ठोक कर बड़े प्रताप के साथ चलते हुए अपना पल्लू कंधे पर डालती है। ये लगभग वैसा ही दृश्य था। खुले घुंघराले बाल और चलने का तरीका किसी चेतावनी की तरह, और वो कंधे पर पल्लू लेना। इससे ज़्यादा उस दृश्य के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं। ना चेहरा, ना शरीर, ना कपड़ों का रंग। वो ऊर्जा मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची ही थी। वो जो भी मेरे सीने पर बैठी थी वो उछलकर बंद खिड़की के बाहर कूद गई। मैं अभी भी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वो बस एक शब्द कहकर वापस बाहर की तरफ चली गई, कर्ण कामनी। उसके जाने के बाद मुझे अपने शरीर में थोड़ी बहुत हलचल महसूस हुई, पर मैं उसके बाद रात भर सो नहीं पाया। कर्ण कामनी, ये क्या है? ये सोचते हुए कुछ देर तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और रात में ही उनके घर का बाहर और अंदर से शुद्धिकरण किया। सुबह दरवाजे पर एक अभिमंत्रित मौली बांध दी और छोटी को भी एक धागा बांधकर कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊँ इस धागे को बिल्कुल भी नहीं खोलना। मैंने रात को जो महसूस किया कोई भी वो बात छोटी के घर में नहीं बताई। मैं ये नहीं चाहता था कि उनके मन में किसी तरह का डर बैठ जाए। आज
कार्तिक शुक्ल पक्षी की एकादशी थी और मुझे भी घर वापस जाना जरूरी था। पर फिर भी मैं उसके घर में किसी तरह के पार्लो बदलाव को जांचने के लिए शाम 6 बजे तक रुका रहा। पर सब कुछ साधारण था। फिर मैं घर आ गया क्योंकि एकदशी की पूजा के लिए सभी शिष्य मंदिर पहुंच चुके थे माता की। मेरे घर से छोटी का घर लगभग 35 किलोमीटर है। मैंने वापस घर आते हुए देखा कि छोटी कुछ बर्तन लेकर आंगन में जाकर उसकी सफाई कर रही है। मैंने उसे कहा कि मैं कल वापस आता हूँ और फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया। गाड़ी से उतरकर अपने घर के आंगन पर पैर रखा ही था कि छोटी की मम्मी का फ़ोन आ गया। वो रोते हुए कुछ कह रही थी। बेटा तू जल्दी घर आ जा, छोटी को कुछ हो गया है। वो सुन नहीं पा रही, अजीब सी हरकतें कर रही है। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए और अच्छे से बताइए क्या हुआ। पर वो रोते हुए बार बार एक ही बात कर रही थी कि तू बस घर आ जा। मैंने फिर जल्दी से अपना बैग मंदिर में रखा। कुछ ज़रूरत पड़े ऐसा सामान मैंने अपने छोटे से बैग में रखा और अपने शिष्यों को कहा कि आज की पूजा तुम संभाल लो, मैं कल वापस आ जाऊंगा। और इतना कहकर मैं वापस छोटी के घर जाने के लिए निकल गया। आधे घंटे तक मैं उनके घर वापस पहुंचा तो उनके घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और सभी में अफरा तफरी मची हुई थी। मैं जब उनके घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि छोटी दीवार के कोने में मुंह किए हुए अपने नाखूनों से दीवार से खोंच रही है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे के बाजू से अधूरी दिखती उसकी मुस्कान बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और कुटिल थी। मैंने उसे आवाज़ दी और वो पलटी भी नहीं। कि मेरे जाने के बाद छोटी ने अपनी मम्मी से कहा, भैया ने जो हाथ में धागा बांधा है वो जलन कर रहा है। पर उसकी मम्मी ने उसे खोलने से मना कर दिया। बर्तन साफ करते हुए न जाने कब उसने उस धागे को तोड़ दिया और तब छोटी की मम्मी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, छोटी बाकी के साफ हुए बर्तन अंदर ला दे। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा आवाज़ देने पर कोई प्रतिक्रिया न देने पर छोटी की मम्मी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे कहा, क्यों री, बड़ी सियानी हो गई है क्या, सुनाई नहीं देता। और तब छोटी ने कहा, अरे मम्मी ज़ोर से बोलो ना, सिर्फ होठ क्यों हिला रही हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो ना, क्या बात है। और बस क्या था, छोटी को उन्होंने घर के अंदर लाया। देखा तो हाथ में धागा नहीं है। फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो दौड़कर दीवार के किनारे नाखूनों को दीवार में घुसाकर दीवार को खरोंचने लगी। और जब भी उसकी मम्मी उसे पुकारती थी तो वो अजीब तरह से बस ऐसी आवाज़ करती थी। उसके कानों में जब तीर्थ का पानी छिड़काव किया तो वो चीखती थी, रोती थी और तड़पने लग जाती और कहती, मत करो मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, कानों में कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई कीड़ा कान में घुस गया हो, अंदर जोर जोर से रेंग रहा हो। और फिर कहते कहते ही अचानक वो होश खो देती और फिर अजीब बर्ताव करते हुए कहती, मैं नहीं जाऊंगी, इसने मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है, ये मेरी सहेली है। पर जब मैंने छोटी की बाह पकड़ी तो उसका शरीर कोयले की तरह तप रहा था। और जब मैं उसे उनके पूजा घर में ले जाने लगा तो वो मेरे हाथों को अपने नाखूनों से खरोंचने लगी, मेरे हाथ को काटने लगी। पर जैसे तैसे मैं उसे अब पूजा घर में ले गया। मैं पहले ही अपने दरबार से कुछ सामान साथ लेकर आया था। उसमें कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें, कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ मंत्र भी चीज़ें भी थी। उसमें बरसों से इकट्ठा किया गया नवरात्रि का अखंड ज्योति का तेल भी था, जो 9वीं की तिथि को विधिवत आकृतित किया जाता है। और ये सब कुछ ऐसे पार्लों की परेशानियों में बहुत काम आता है। मैंने फिर वो तेल रुई से उसके कान में डाला और फिर छोटी एकदम से मछली की तरह फड़फड़ाने लगी और चीखने लगी। वो इतनी बेकाबू हो रही थी तो मैं अकेला भी उसे संभाल नहीं पा रहा था और इसलिए फिर मैंने कुछ परिवार के उसी लोगों को उसको पकड़ने के लिए कहा। वो मुझे तेज घूरते हुए गले से घुरा रही थी
मैंने उसके पास जाकर कहा, हाँ छोटी, मुझे तो सुन रही है ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना। पर उस बेचारी का बड़ी मासूमी से जवाब होता, हाँ आप लोग ज़ोर से बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतना धीरे बोलोगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी। मैंने सच्चाई की जांच करने के लिए उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। तभी अचानक उसके कान के पास अपनी ताली को ज़ोर से पीटा। बर्तन की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पर आगे से छोटी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया हो। बार बार जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया कि उसे सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने उसकी पट्टी खोली और मैं उसके कान के पास चला गया और धीरे से फुसफुसाना शुरू कर दिया और फिर उसके कान में कहा, मैं जानता हूँ कि तू इसके कान के अंदर बैठी है ना। तभी अचानक छोटी बहुत गुस्से से घुराते हुए मुझे घूरने लगी। बिल्कुल भी मेरी बहन नहीं थी। उसका चेहरा, उसका हाव भाव बिल्कुल अलग और बदल चुका था। मैंने फिर से उसके कान में कहा, मुझे पता है कि तू कर्ण कामनी है। और फिर से वो खुद को छुड़ाते हुए मुझे घूरने लगी और कुटिलता से मुस्कुराने लगी। और तब फिर उसने कहा, ये है मेरी सहेली है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। हमारे बीच में कोई आया तो मैं इसे मार दूँगी। और फिर जब मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा तो वो पालती लगाकर मेरे सामने बैठ गई और फिर घू घू की आवाज़ करते हुए अपने सिर को ज़ोर से हिलाने लगी। जब भी मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो मुझे अपने नाखूनों से मार देती, दांतों से काट देती। अब तो वो मुझे खुद को छूने भी नहीं दे रही थी। मैंने आज तक अपनी उम्र से ज़्यादा भूत प्रेत उतारे हैं, पर कहते हैं ना, जब कोई अपना सामने हो तो दिग्गज से दिग्गज के भी हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और ये तो मेरी छोटी और लाडली बहन है। मैं जब जब उसके कान में मंत्र पढ़ता तो वो तड़पने लग जाती और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और कभी कभी रोते में हुए कहती, भैया कानों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, लगता है कान और मेरा सिर फट जाएगा। पर जब मैं चुप हो जाता तब वो अजीब तरह से खिलखिलाते हुए मुझे देखकर हंसने लग जाती। मैंने फिर बाकी लोगों से उसे छोड़ने के लिए कहा और फिर उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो वो बस मुझे घूरती और नाम सिर हिलाती। और अब मुझे उस आत्मा पर बहुत गुस्सा आने लगा था। चाहता तो हमेशा की तरह एक दो तरीके आजमाकर उसे शरीर से उतार भी देता, पर मैं उस समय लाचार था क्योंकि वो बार बार ऐसा करने पर मेरी बहन को तकलीफ़ दे रही थी। अब उसके कान से, यानी कि छोटी के कान से हल्का सा खून आने लगा। ये सुनाई दे रहा था या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैंने पूरे विश्वास से उसे कहा, छोटी मेरा साथ दे, बस कुछ देर और। फिर मैंने उसे अपने पास खींचकर अपने गले लगा लिया ताकि उसका कान एकदम मेरे करीब हो। और लगातार मैं हनुमान अनवारण नवेत्र का पाठ करने लगा। पाठ करते ही वो ज़ोर से चीखती, मुझे खुद से दूर करने के लिए ज़ोर लगाती, तो कभी मुझे नाखूनों से खरोंचती तो कभी काट लेती, कभी ज़ोर ज़ोर से मारती और पीटती थी। मैंने फिर भी उसे अपने से दूर नहीं होने दिया। लगातार पाठ के बाद अचानक वो बेहोश हो गई और मेरे कंधे पर ही गिर पड़ी। मैंने उसे जैसे ही बेड पर लिटा दिया तो महसूस हुआ कि उसे और तेज़ बुखार आ गया है। पर मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी आत्मा का आवेश उतरने के थोड़ी देर तक बुखार आ जाता है। और उसके बाद मैंने होम हवन कर कर उसके घर का शुद्धिकरण करवाया। और जो मेरे साथ एक दिन पहले हुआ था वो सब उनको भी बताया। मैंने उनसे कहा कि मैंने इसलिए छोटी के हाथ में धागा बांधा था ताकि वो आत्मा भी शरीर पर हावी ना हो। पर तब मुझे छोटी की मम्मी ने बताया कि उसे धागा बहुत जलन कर रहा था, तो शायद उसने धागा खोल दिया हो। तो उसके कुछ देर बाद ही छोटी नींद में ही कुछ अजीब तरह से बड़बड़ाने लगी। तो मैं उसके सराहने बैठकर बजरंग बाज का पाठ करने लगा और उसके थोड़ी देर बाद ही वो अचानक से उठ गई। उसने मुझे बताया कि छोटी को वो
फिर से दिखाई दी थी लड़की जो कैंप में उसे मिली थी। कोई जंगल था जहाँ वो उसके पीछे दौड़ रही थी, पर फिर उसका रूप बदल गया। वो उसी औरत की तरह दिखने लगी थी जैसे उसे वो उस रात अलमारी पर दिखाई दी थी। फिर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर आया और फिर उस औरत को मुंह के बल नीचे गिरा दिया। उसके पीठ पर चढ़कर उसके सर पर मार मार कर मीन के बीच दिखा दिया और फिर छोटी की तरफ देखकर कहा, अब तू जा, अपने घर चली जा। तब छोटी अचानक से उठकर बैठ गई। उसका बुखार भी अब उतर चुका था। फिर भी मैंने रात भर उसकी निगरानी की और तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अब सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है। मित्रों, जैसे अलग अलग मसानियाँ होती हैं, जैसे पेट की मसानी को मसानी गूंगी कहते हैं, ऐसे ही तरह तरह की कामन और कामनी होती हैं जो आँखों, नाकों, सर, कंधे, पैर जैसे के ऊपर बैठ जाएं तो वो पीड़ित को परेशान कर देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसे डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और इतनी कहानी पूरी सुनने के लिए अभी आपका धन्यवाद। तो